जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे हर बार की तरह द हिंदू का एडिटोरियल लेके आया हूँ और आपको यहाँ पे 11 मई का जो द हिंदू एडिटोरियल है उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ किस चीज़ से, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2019 में पूछे गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस को हम पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। तो कौन सा है वो नेशनल पार्क जो कंप्लीट टेम्परेट अल्पाइन जोन में है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है मानस नेशनल पार्क, जो मैंने आपको बता दिया है पहले वीडियोस में, जो कि चीज़ें हर बार एक स्टेट को मैं कवर कर रहा था। नामडापा नेशनल पार्क यहाँ पे है। तीसरा स्टेटमेंट है नेवरा वैली नेशनल पार्क और चौथा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये चारों इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इस चारों नेशनल पार्क से अलग अलग क्वेश्चंस भी यूपीएससी बनाया हुआ है और स्टेट पीसेस में तो कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप स्टेट पीसेस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा जो क्वेश्चंस है वो है 21 ऑफ जून द सन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इसको सूट करेगा। तो देखते हैं, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट आर्कटिक सर्कल। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट अंटार्कटिक सर्कल। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर। तो चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? साइन वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और इसके आंसर आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे चीज़ें, क्योंकि इसका जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा वो कल दूंगा और कल भी इसकी एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसका डिटेलिंग मैं कल दे दूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं, जो भी आज का न्यूज़ है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पीआईबी न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पीएम जो है यहाँ पे दीपक भोरिया को कंग्रेचुलेट किए हैं किस चीज़ के लिए? तो हसामुद्दीन भी निशंत देव, ये लोग विनिंग मेडल्स लाए हुए हैं। कहाँ पे, किस चीज़ में? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी कहाँ पे? आपके ताशकंद में। तो यहाँ पे ताशकंद में ये चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई है और फर्स्ट टाइम ये चीज़ें हुई हैं जो लोग ये जीत के आए हैं। तो पीएम जो है कॉन्ग्रेचुलेट यहाँ पे किए हैं। तो नाम याद रखिएगा और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन कहाँ शिप हुई है, ये चीज़ें ये भी याद रखना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे एड्रेस किए हैं क्या? 100वां जो है एनिवर्सरी की चीज़ का कड़वा पटीदार समाज। तो कड़वा पटीदार समाज याद रखिएगा, उसकी 100वां एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट हुई है। पलक लेक यहाँ पे कहाँ पे है? तो ये वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया है और रिच बायोडाइवर्सिटी की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे फ्लोरा और फौना बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एनिमल एंड प्लांट की स्पेसीज़ बहुत भरमार मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं, सबसे पहले आपको बता दूं ये पलक लेक की लोकेशंस भी आप जाकर अपने मन से हम देखें। अभी मैं यहाँ पे इसकी लोकेशंस को आपको बता देता हूँ। तो ये आपके मिज़ोरम में पड़ता है और मिज़ोरम में ये जो लेक है वह एक रिच बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किए हुए है। तो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में ये चीज़ें आती है। आपको पता होना चाहिए भारत में लगभग 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें सुंडा का भी रीजन आता है। तो वही सुंडा मतलब इंडो बर्मा यहाँ पे बात करी जा रही है। दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये लोग डेवलप करेंगे क्या? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये किस चीज़ के लिए है? तो डीकार्बनाइजेशंस को ये प्रमोट करेगी, कार्बन इमिशंस को रोकने में कई बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो इस पे देखते हैं आगे किस हद तक ये चीज़ें चलती हैं और इसकी सारी चीज़ें हम देखेंगे जैसे जैसे ये डेवलप होकर स्कीम आएगी। थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ETW की मीटिंग कहाँ पर हुई है? अगर पूछ दे तो मुंबई में हुई है। ये 15 से 17 के आसपास ये चीज़ें होनी है।
यूथ 20 का जो कंसल्टेशन होगा वो कहाँ पे इसका कंसल्टेशन होना है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, आपके जम्मू कश्मीर में होना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो आउटब्रेक हुई है किस चीज़ का, जो मोरक्कन है लोकस्ट, 25% ऑफ एनुअल व्हीट प्रोडक्शंस ये अफ़गानिस्तान में इम्पैक्ट करेंगे, खा जाएंगे, कहीं ना कहीं बर्बाद करेंगे, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब उस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले तो मोरक्को की लोकेशंस को देखेंगे। तो हम मोरक्को की लोकेशंस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम यहाँ पे पाते हैं। तो ये रहा मोरक्को की लोकेशंस, और ये उड़ के कहीं ना कहीं ऐसे आएंगे और अफ़गानिस्तान में आपके प्रवेश करेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लंबा सफ़र तय करते हैं एक रेगिस्तान वाले सहारन बेल्ट के ऊपर से। ये जो बेल्ट है, इस वाले बेल्ट से लेके यहाँ तक ये चीज़ें आएंगे, अपने एशिया में ये पहुँच रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि इनको एक फेवरेबल कंडीशंस मिल गई ताकि ये इतने डेवलप हो गए और लंबी यात्रा भी कर रहे हैं। तो उसी को हम देखेंगे यहाँ पे। तो लोकस्ट एट डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेटेज हैव बीन साइटेड एट बड़ा खशान, बदघीस, बघलान, बाक, कुंदूज, समनगन, सेरेपुल, तखार। ये आपको बता दूं, ये सारे प्रोविंसेस हैं कहाँ के, अफ़गानिस्तान के। तो ये अफ़गानिस्तान के प्रोविंसेस हैं। इन स्टेटों में कहीं ना कहीं लो कोस्ट का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये मोरक्को से मोरक्को से लोकस्ट जो है, लोकस्ट किसको बोलते हैं आपको बता दूं, ये टिड्डे होते हैं, टिड्डे इनको बोले जाते हैं। तो ये उस प्रोविंस में पहुँचे हैं। अब इनसे क्या क्या दिक्कतें होती हैं तो ये भी देख लेंगे। तो मोस्ट इकोनॉमिकली डैमेज करेंगे प्लांट को, और ये जो पेस्ट होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एनीवेयर इन द वर्ल्ड ये डैमेज करते ही रहते हैं। तो इस तरीके से बात करी जाए अगर, तो फूड इनसिक्योरिटी क्राइसिस अफ़गानिस्तान में इस साल आ सकती है और 2024 के आसपास तक भी ये चीज़ें सस्टेन करेगी। ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अफ़गानिस्तान में बात करी जाए तो 6.1 मिलियन पीपल आर ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमाइन। तो यहाँ पे भूखमरी की भी हालातें बहुत ज़्यादा हैं, फेमाइन की हालातें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्टेबल गवर्नमेंट थी अभी तालिबान के हाथ में चली गई है। तालिबान वहाँ पे अपना रूल जमा लिया है और अपनी अपनी आइडियोलॉजी से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जिसके कारण ये कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम निकल के यहाँ पे आ रही है। तो बात करी जा रही है चौथे फेज में जो इमरजेंसी अगर लगेगी तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये यहाँ पे जो रेनफॉल हुआ है वो बिलो 100 मिलीमीटर हुआ है फॉर द सेकेंड और थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। तो ये दूसरे तीसरे साल की बातें बोली जा रही हैं। फिर भी यहाँ पे रेनफॉल जो है कम हुआ है, जिसके कारण मोरक्को के लोकस्ट की डेवलपमेंट जो हुई है पॉपुलेशंस में वृद्धि कर दिया है, उनकी पॉपुलेशंस को बढ़ा दिया है। बिलो एवरेज जब भी प्रेसिपिटेशन होता है तो ये इनको चाहिए एक ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे थोड़ा गर्मी भी हो उस हिसाब से, और कम रेनफॉल एरिया में ये डेवलप हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रेगिस्तान वाले एरिया से मोरक्को के नीचे से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि अक्टूबर 2022 में और अप्रैल 2023 तक ये बातें हम करते हैं तो क्या पाते हम कि ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को, और फेमाइन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी आदमी सफ़र कर सकता है, इसलिए इस पे अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। क्या परफेक्ट कंडीशन लोकस्ट के लिए बना देता है? तो ये चीज़ें लेके आएंगे ड्रॉट, ओवर ग्रेजिंग, और क्या हो जाएगा लिमिटेड लोकस्ट कंट्रोल। ये चीज़ें एडजस्ट द राइट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मार्च और अप्रैल लोकस्ट टू थ्राइव। तो एक कम अमाउंट में मात्रा में जो बरसात होती है वो भी कहीं ना कहीं इसमें सहभागिता अपनी देती है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखें, सारी डिटेलिंग इसकी लोकस्ट की मैंने बताया, कहाँ से कहाँ ट्रेवल होके आ रहे हैं और किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी नई पॉलिसी आई है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 की नया एक पॉलिसी लेके आया है। इसमें क्या नई चीज़ें हैं वो भी आपको बताई जाएंगी, सारी डिटेलिंग आपको अच्छे से दी जाएंगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एक बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपनी स्पेस रिसर्च के लिए जानी जाती है।
स्पेस रिसर्च के लिए जानी जाती है। और ये क्या रिलीज की है, तो ये एक इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 ये भी रिलीज करी गई है। तो ये किस चीज़ के लिए है, तो डॉक्यूमेंट जो तैयार करा गया है ये लगभग 11 पेज का डॉक्यूमेंट है और इसमें क्या चीज़ें करी गई हैं कि ये फॉलो अप विथ सूटेबल लेगिस्लेशन और एकम्पनाइड बाय क्लियर रूल। तो यहाँ पे एक लेगिस्लेशंस के अनुसार इसका निर्माण होगा और क्लियर रूल्स रेगुलेशंस इसमें बनेंगे। दूसरी तरफ जो बातें आ रही हैं, अवेटिंग लिफ्ट ऑफ इनटू सेकेंड स्पेस एज। तो हम लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड स्पेस एज में जाने के लिए, जो कि एक क्रांति के रूप में भी देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, भारत अभी स्पेस फील्ड में तरक्की कर रहा है। बहुत सारे वर्ल्ड के भी सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करने लगे हैं। पहले जो 1-2 सैटेलाइट अपने लॉन्च करते थे, आज के डेट में अधिक लॉन्च करने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन आगे एडिटर क्या बात बोलते हैं इसमें कि अगर 1990 को हम देखें, इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री जो थी, स्पेस इकोनॉमी, ये सारी की सारी डिफाइन की गई थी किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। तो इसरो इस चीज़ पे बहुत सारा ध्यान रखता था। लेकिन अभी जो है इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है, इसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया है। और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट उस वक्त क्या था, लिमिटेड था। उस वक्त लिमिटेड था और इसरो जो है डिज़ाइन करता था, स्पेसिफिकेशन सारे अपने फीचर्स को डिज़ाइन खुद करता था, अपने चीज़ों को डिज़ाइन खुद करता था। यहाँ पे सेकेंड स्पेस एज जो बातें बोली जा रही हैं वो किस चीज़ से शुरुआत करी जा रही है, यहाँ पे लाइसेंसिंग से शुरुआत करी जा रही है, जो कि प्राइवेटाइजेशंस एक प्रकार से निकल के आ रही है। तो प्राइवेटाइजेशंस हो रही है अब स्पेस की भी, तो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी, लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और इस फील्ड में एक अच्छा अवसर भी निकल के आएगा, ताकि हर फील्ड इसमें जो भी इससे जुड़ेगा उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको अपनी अर्निंग तो मिलेगी, देश को भी एक नया प्लेटफॉर्म नया मिलेगा, ताकि कंपटीशन बना रहेगा और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अच्छे से चलेंगे, चाहे वो स्पेस के हो चाहे किसी भी फील्ड को हो। तो यहाँ पे प्राइवेट टीवी चैनल्स, एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोनी, इमरजेंस ऑफ द स्मार्टफोन टुडे, ये सारी चीज़ों का अभी जो है ग्रोथ तो हुआ है। जबकि इसरो की बजट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.6 बिलियन। इसरो का जो बजट है 1.6 बिलियन डॉलर लगभग में माना गया है। इंडियाज स्पेस इकॉनमी ओवर 9.6 बिलियन। तो इनकी इकॉनमी की अगर बात करें तो 9.6 बिलियन डॉलर के आसपास आती है। तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं, 5G प्रोमिसेस करे गए हैं, डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और एक बात ये भी बोली जा रही है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट विद द इनेबलिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चल रही है, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री कुड ग्रो $60। तो यहाँ पे $60 बिलियन 2030 तक हम इसको अचीव कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और 2 लाख के आसपास जॉब भी जनरेट कर सकते हैं। तो जॉब तो जनरेट होगी ही अगर डेवलपमेंट चीज़ें होंगी। तो पहला सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन पॉलिसी के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे वो 1997 को किए थे, फर्स्ट सैटेलाइट, याद रहना चाहिए ये चीज़ें। और ये ऐसे नहीं हो गई थी, यहाँ पे FDI हुई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सपोर्ट किया था, तब जाके कहीं ना कहीं सैटेलाइट इंडस्ट्रीज यहाँ पे चीज़ें आई थी। टुडे मोर देन हाफ ऑफ द ट्रांसपोंडर बीमिंग TV सिग्नल इनटू इंडियाज होम्स आर होस्टेड फॉरेन सैटेलाइट। तो आज के डेट की अगर बात करें तो बहुत सारे जो TV सिग्नल हैं फॉरेन सैटेलाइट की सहायता से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। रिमोट सेंसिंग डाटा पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस किया था 2001 में किया गया था, और इसको अमेंड किया गया था 2011 में, 2016 में, और इसको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया है, तो नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया था और इसको लिबरलाइज्ड किया गया, इसको न्यूट्रल बनाया गया। किस सन में, 2022 में, आपके NDA गवर्नमेंट के अंदर में अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे क्या बातें निकल के आ रही हैं, तो इंडियन यूजर्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करी जाए तो ये यहाँ पे स्पेंड करा जाता है कितना, नियरली $1 बिलियन एनुअली। तो हम लोग $1 बिलियन एनुअली सिक्योरिटी एंड डिफेंस के अनुसार यहाँ पे हम लोग खर्च कर रहे हैं। और क्या हम लोग खरीदते हैं, प्रोक्यूर करते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा इमेजरी फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। तो कहीं ना कहीं हम फॉरेन सोर्सेज से जो चीज़ें खरीदते हैं
उन पे डिपेंडेंसी भी हमारी बहुत हद तक अगर सही से हम चलाएं इसको तो कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हम जो पहले एक सैटेलाइट 2 सैटेलाइट भेजा करते थे, तो आज के डेट में हम लोग मंगलयान को मार्स पे भी भेज चुके हैं। गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। 2023 में 342 सैटेलाइट 34 कंट्री अलग अलग से लॉन्च करवा चुकी हैं। और इंडिया जो है लीडिंग कर रहा है स्पेस रेस में, और लॉन्च किया गया 104 सैटेलाइट ऑन अ सिंगल फ्लाइट। तो ये भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। 104 सैटेलाइट, जिसमें यूएस के भी कई सारे सैटेलाइट थे, इंडिया के सैटेलाइट थे, ये सारी सैटेलाइट लॉन्च हुई है। तो यहाँ पे मोस्ट एडवांस सैटेलाइट GSAT-11 लॉन्च किया गया हाई स्पीड कम्युनिकेशन फैसिलिटी के साथ। ये सारी चीज़ें इंडिया डेवलप तो कर रही है इन सब चीज़ों में, और इंडिया आगे भी इस पे बढ़ रही है। तो ये पूरी पॉलिसी आपके सामने यहाँ पे निकाल के लाए हैं। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी कुछ हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र हो रही है। तो क्वालिटेटिव जो है डिफरेंट है। जो प्रीवियस इफ़र्ट था, जो पहले इफ़र्ट लगाया जाता था, उससे ये थोड़ा सा अलग पॉलिसी है। तो यहाँ पे एक विजन है जो कि इनेबल करेगा और फ्लरिश करेगा क्या, कमर्शियल प्रेजेंस को, कमर्शियल डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमी हम लोगों की बूस्ट होगी अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आता है। तो पहला बात क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि सिक्योरिटी को कंसर्न में रख के ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, ये सारी चीज़ें पीसफुली एप्लीकेबल होंगी और सिविलियन को देख के यहाँ पे कार्य होगा कि ये पीसफुली तरीके से इसका उपयोग हो। ऐसा नहीं कि अगर आपको प्राइवेटाइज कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये स्पेस की चीज़ें दी गई, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुरुपयोग करने लगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये सारी चीज़ों भी गवर्नमेंट ध्यान में दे रही है, इसलिए पीसफुली की बात कर रही है, पीसफुली इसका यूजेज की बात करी जा रही है, एप्लीकेशन की बात करी जा रही है। दूसरा जो बात आता है कि पॉलिसी जो है स्ट्रेटजी और उसका जो रोल है वो क्या होगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी पॉलिसी की, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर इन स्पेस, ये दोनों ये सेटअप करी गई हैं। ये 2020 में क्या इन स्पेस सेटअप, तो इन स्पेस का सेटअप 2020 में करी गई है। किस चीज़ के लिए, तो ये एक स्ट्रेटजी बनाएगी और क्या रोल होगी, ये सारी चीज़ें मिलके यहाँ पे आएंगी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये भी चीज़ें इस चीज़ में रोल अदा करेंगी और पब्लिक सेक्टर भी एक 2019 में सेटअप करी गई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एज द कॉमर्शियल आर्म रहेगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसका कॉमर्शियल आर्म है और आर्म ऑफ इसरो टू रिप्लेस द न्यू डिफंक्ट एंट्रिक्स। तो जो अभी एंट्रिक्स था वो आर्म्स इम्यूनिशंस के लिए जाना जाता था। आपका एंट्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशंस है, ये आर्म्स इम्यूनिशन डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता था, उसको ये रिप्लेस करती हुई नज़र आ रही हैं। आगे क्या चीज़ें निकलती हैं, तीसरी बातें जो यहाँ पे बोली जा रही हैं कि इसरो will transition out of existing practice of being present in the manufacturing of operational space system। तो यहाँ पे इसरो जो है इस सब चीज़ से ट्रांजिशन स्टेट में आएगा और नई चीज़ों की तरफ ध्यान देगा। पहले सारी चीज़ें इसरो किया करता था, लेकिन अभी जब प्राइवेटाइज हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें अलॉटमेंट हो जाएंगी कि ये वर्क आपको करना है, ये डिज़ाइन आपको करना है, तो वह रिसर्च चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सकती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसका नाम था, वो अपने नाम का सही प्रकार से उपयोग कर सकता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम पर भी ध्यान दे सकता है। ट्रांसफ़र टू इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, तो ये चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी गई हैं तो इंडस्ट्रीज़ को भी जाएगी, कमर्शियल बेनिफिट लोगों को मिलेगी। इसरो फोकस करेगा रिसर्च और डेवलपमेंट पे, एडवांस टेक्नोलॉजी पे, ये बातें बोली जा रही हैं। और अनादर इसरो की जो टास्क दिया गया है, दूसरा टास्क कि आप पॉलिसी बनाए हैं वो शेयर टेक्नोलॉजी करिए, प्रोडक्ट को और प्रोसेस को भी करिए, तभी जाके ये सारी चीज़ें NGE के साथ, NGE का मतलब नॉन गवर्नमेंट एंटिटी, ऐसी एंटिटी जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको भी ये बातें समझनी चाहिए, तभी जाके ये कहीं ना कहीं अगर इसरो साथ देगा, जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनका, अच्छे से प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में कैसे चीज़ें चलेंगी, उस टास्क को यहाँ पे इसरो को दे दिया गया है। आप इसमें हेल्प करिए, लोगों को बढ़ाइए और कंपनी को आगे बढ़ाइए, तभी जाके ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज्ड सफल होगी। अदरवाइज
प्राइवेटाइजेशंस ऐसे ही बिक लगे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसी कोई चीज़ें प्राइवेटाइज अपने देश में हो रही हैं वो भी फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। यह क्या दर्शाता है? इसरो विल नाउ यूज इट्स बिगेस्ट एसेट। तो ये बातें मैंने आपको बताया है कि ये इतिहास में पहली बार चल रही हैं, तो अब इसरो जो है ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा तो मिलेगा, साथ में R&D पे अपना वर्क करेगा, तो ये अपना एसेट जो है बहुत तीव्र गति से बनाएगा और चंद्रयान गगनयान जो भी प्रोजेक्ट हैं उसको अच्छे से कार्य भी कर पाएगा। तो इसरो का कॉमर्शियल आर्म NCIL विल बिकम इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द इंडस्ट्री। तो NCIL इसरो का जो कॉमर्शियल आर्म है ये इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करेगा और कॉमर्शियल नेगोशिएशंस इसी से ही चलेगी, तब जाके कहीं ना कहीं इफ़िशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे हो पाएगा। तो NCL इसका कॉमर्शियल आर्म बन रहा है और ये चीज़ें यहाँ पे आसानी से तब जाकर चलेंगी। चौथी बातें जो यहाँ पे बोली जा रही हैं वो ये कि जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी हैं दिस इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड करी गई है और इसको अलाउ किया गया है कि आप एंड टू एंड एक्टिविटी करिए स्पेस सेक्टर में और अपना स्टार्ट करिए और लास्ट तक फिनिश भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिबर्टी दी जा रही है, आपको फ्रीडम दी जा रही है। लेकिन जो पॉलिसी बनाई है इसरो ने, उस पॉलिसी को, उस टास्क को आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो आगे जो बातें बोली जा रही हैं कम्युनिकेशंस के फील्ड में, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशंस के फील्ड में, ये सारे फील्ड में हम लोगों को एक एसेट के रूप में आगे बढ़ाना है, तभी हम चीज़ों को लेके आगे चल सकते हैं। बात करी जा रही है इंडिया और अब्रॉड की, तो हम अब्रॉड में भी बहुत सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ का हम सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। फाइनली अगर बात करी जाए इन स्पेस की, तो ये इसका जो निर्माण हुआ है 2020 में, तो इसका क्या हुआ है कि ये एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये लाएगा, एक रूल्स रेगुलेशन लाएगा जो अप्लाई होगा किस पे, नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी, मतलब प्राइवेट सेक्टर की भी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके आएगा और उसको फॉलो करेगा, तब जाके अच्छे से प्राइवेटाइजेशन का रोल प्ले हो पाएगा इस स्पेस फील्ड में। अदरवाइज केवल इसरो ही यहाँ पे सारी चीज़ें देखता था जो कि डेवलपमेंट R&D पे हम कार्य नहीं कर पाते थे। तो ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। पॉलिसी सेट आउट एन एम्बिशियस रोल फॉर इन स्पेस बट प्रोवाइड नो टाइम फ्रेम। लेकिन यहाँ पे लेकुना है, क्या है यहाँ पे लेकुना, तो यहाँ पे कमियाँ ये हैं कि ये कोई टाइम फ्रेम अभी नहीं है इस चीज़ का कि किस टाइम फ्रेम में आपको क्या कार्य करना है। तो ये नेसेसरी स्टेप है, इसको देखना चाहिए। और कोई भी जो इसरो का प्रोजेक्ट हो उसको अगर ट्रांजिशन फेज में लाना है तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का टाइमिंग ये सिद्ध करना है कि क्या टाइमिंग से क्या टाइम तक हमें अपना प्रोडक्ट चाहिए या एग्जीक्यूशन हमें अपना चाहिए, कंप्लीशन हमें चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन स्पेस जो रेगुलेटरी फ्रेम करेगा वो एक लाइबल और जो है इको फ्रेंडली भी होनी चाहिए बहुत हद तक, तभी जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलेंगी और देश का स्पेस फील्ड में देश आगे जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और नई न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे लैंडमार्क टर्नआउट हुई है, एक 72.68% का रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है यहाँ पे। और कर्नाटका का जो अभी इलेक्शंस हुए हैं स्टेट के, उसमें 72.68% का टर्नआउट हुआ है। तो ये अभी प्रोविजनल है डाटा और इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। तो बीजेपी की जो पोल प्रिडिक्शंस है यहाँ पे, तो बीजेपी के लिए एग्जिट पोल जो माना जा रहा है, तो पोल प्रिडिक्शंस बीजेपी की 79 से 94 जा रही है। देखते हैं क्या होता है। मेरा प्रिडिक्शंस ये कहता है कि कांग्रेस यहाँ पे जीत के आ सकती है। कांग्रेस 103-118 यहाँ पे सीटें दिखा रहा है, जो आप देख सकते हैं प्रिडिक्शंस में ये चीज़ें लेके आ सकती है सीटें। तो देखते हैं कौन यहाँ पे जीत के आता है। और यहाँ पे कर्नाटका का लोकेशन आप देख सकते हैं, कर्नाटका में इलेक्शंस अभी हुए हैं। नेक्स्ट जो है जजमेंट, एक स्नैप जजमेंट है। स्नैप जजमेंट यहाँ पे क्या है, तो बर्थ और डेथ को लेके बोली गई है। कोई सक्सेस फेलियर इस चीज़ को जज नहीं कर सकते, मात्र 1-2 की मृत्यु अगर चीता की हो जाती है तो आप उससे प्लान और स्कीम को सक्सेस या फिर फेलियर नहीं बता सकते, क्योंकि 12 चीता जो थे वो इंडिया में लाए गए थे और नामीबिया से भी
यहाँ पे 8 चीता लाए गए थे। तो साउथ अफ्रीका से 12, नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट कभी भी किसी एग्ज़ाम में बन सकती है। तो ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चीता का, हम लोगों का फर्स्ट फेज का, अभी हम लोगों का चल रहा है। तो 35 चीता नेक्स्ट डिकेड तक हम लोगों के आसपास आते हैं और देखते हैं तब क्या होता है। तो दक्ष जो चीता था, वन ऑफ फीमेल चीता थी ये, वो मर गई, जिसका नाम दक्ष था। अभी रिसेंटली 2 चीता मरे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपस में भी बहुत सारी फैक्टर्स हैं। ये आपस में जब इनका वो मेटिंग करने का सीज़न होता है तो वहाँ पे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उससे भी प्रॉब्लम होता है। और दूसरा जो क्लाइमेट फैक्टर है वो भी सर्वाइव करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा जो फैक्टर यहाँ पे बोली जा रही हैं कि जो चीता लाए गए थे उनमें कुछ चीता में रीनल इन्फेक्शन पहले से ही थे, जिनके कारण उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ पे किडनी फेलियर से उनकी डेथ हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। कुछ यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहा है। कूनो नेशनल पार्क जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे बातें ये बोली जा रही हैं कूनो नेशनल पार्क में, कि इस नेशनल पार्क में 20 चीता को बियर करने की कैपेसिटी नहीं है, इसको कहीं और ट्रांसलोकेट कर देना चाहिए। तो ये ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इंडिया यूएस जो है G20 कोऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करेगा। देखते हैं, मोदी की विजिट होने वाली है यूएस में, तो कहाँ किस हद तक ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये देख सकते हैं, बिडेन साहब, आपके मोदी साहब, दोनों में आपके जब मीटिंग होगी G20 की कोऑपरेशन, तो ये यहाँ पे क्या बातें बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, इमरान को 8 दिन के लिए यहाँ पे रिमांड पे भेज दिया गया है। PM हाउस अटैक्ड हुआ है, वायलेंस यहाँ पे स्प्रेड हुई है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती हैं, ये सारी चीज़ें कितनी हद तक यहाँ पे पाकिस्तान बैलेंस कर पाता है। बात आ रही है अपने नेबर कंट्री की, तो जब भी नेबर कंट्री में उथल पुथल होता है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो इंडिया पे भी थोड़ी सी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं, अब देखते हैं किस हद तक ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना वर्डिक्ट दिया है कि दिल्ली में जो है वो अपॉइंटिंग पावर आपके केजरीवाल जी के पास है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, ये होम मिनिस्ट्री नहीं रख सकती, ऐसा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पे हाथ जोड़े केजरीवाल जी। तो ये एक अच्छी बात है। दिल्ली एक स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी दिल्ली को NCT बोला जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला जाता है, ये भी है और ये भी है। तो ये अपना यूनिक फ्लेवर रखे हुए है। इस यूनिकनेस की वजह से इसको अलग तरीके से डील करना है, ना कि सीधे ये सेंटर के हाथ में आ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही यहाँ पे जजमेंट अपना सुप्रीम कोर्ट दिया है। यहाँ पे बात करी जा रही है फर्टिलाइज़र आफ्टर ट्रीटमेंट की। तो जो भी स्लज निकलते हैं, जो भी गंदे मटेरियल नाले से निकलते हैं, उनको उनके अंदर पोटेंशियल्स है कि उनमें हम फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं, उनको फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि पहले आपको ट्रीटमेंट करना होगा, तभी जाके उसका हम कहीं ना कहीं उपयोग कर सकते हैं, ऐसा निकल कर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पोलैंड जो है चेंज किया है क्या, क्लिनी ग्रेड नेम इन ए मूव अगेंस्ट रशिफिकेशन। तो यहाँ पे रशिया के इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे क्लिनी ग्रेड नाम बदल दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, ये चीज़ें किस हद तक निकलती हैं। हांगकांग बैन किया है फॉरेन लॉयर्स को फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी केसेस। तो हांगकांग बैन कर दिया है। यहाँ पे रसिया के लेवरेव होस्ट किए हैं लैंडमार्क तर्क रसिया रीअप्रोचमेंट टॉक। तो देखते हैं आगे क्या बातें यहाँ पे इस टॉक में होती हैं। ईरान जो है 7 लोगों को लटका दिया है एग्जीक्यूशंस में। यहाँ पे देखते हैं ईरान की जो अभी पॉलिसी है, ईरान जो है अभी रिसेंटली चाइना के तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है, और आगे जो है इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे कि किस हद तक ये चीज़ें चल रही हैं। बात करी जा रही है फॉर्मर AIFF की। तो यहाँ पे ये खलील, इनकी मृत्यु हो गई है, भगवान इनकी आत्मा को
शांति ने और AR खलील जो हैं, इनका पूरा नाम था, ये क्या थे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। इन अभी पास हो गए हैं। तो इनकी 91 एज में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये फाउंडर भी रहे हैं किसके, जवाहर यूनियन फुटबॉल क्लब के। तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। आज के कौन प्रेसिडेंट हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। तो कल्याण चौबे जी हैं AIFF के प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें आपको बता दिया मैं, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। आज का द हिंदू एडिटोरियल यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।